हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और या जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें और अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स के भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, हालांकि इकोनॉमिक्स में हमें इतना ज्यादा समय नहीं मिल पाया था जिस कारण मैंने ज्यादा वीडियो बना नहीं पाया। पर बिजनेस स्टडीज में हमारे पास पर्याप्त समय है, तो मैं पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, वह सारे क्वेश्चंस को मैं वीडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको कुछ स्पेशल सब्जेक्ट या किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हाँ, ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि प्रबंध का संबंध किससे होता है। हमने प्रबंध पढ़ा है ना, यानी कि मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी। मैनेजमेंट किसे कहते हैं तो हमें अच्छे से याद है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, यानी कि लोगों से काम कराने की कला को ही प्रबंध कहा जाता है। हालांकि लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, यानी कि जो ह्यूमन फैक्टर्स है, वो तो मैनेजमेंट में इंक्लूड हो गए होगा, पर साथ ही साथ जो फिजिकल रिसोर्सेस है, जैसे चाहे वो बिल्डिंग हो, मटेरियल हो, मनी हो, राइट, इनका भी मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर जो आंसर बनने वाला है इन दोनों का बनने वाला है और आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैनेजमेंट का जो संबंध होता है, प्रबंध का जो संबंध होता है, वह भौतिक संसाधन और मानव संसाधन दोनों से होता है। राइट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, राइट, तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग, दूसरा फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग और एक पांचवा होता है कंट्रोलिंग। राइट, सो जब भी आपसे मैनेजमेंट की प्रोसेस पूछी जाए या मैनेजमेंट के फंक्शंस पूछे जाए, राइट, तो याद रखना प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट वन। राइट, यानी कि प्रबंध का प्रथम कार्य कहलाता है नियोजन और अंतिम कहलाता है नियंत्रण। राइट, सो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। प्रबंध जनरली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं? 3 होते हैं। राइट, टॉप लेवल होता है, ठीक, मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। राइट, तो इस तरह से यहां पर आंसर बनने वाला है 3। क्लियर, तो बी इज द करेक्ट आंसर है ना, मैनेजमेंट के 3 स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैनेजमेंट इज, प्रबंध है, प्रबंध क्या है? सिंगल एक्टिविटी है तो ना, सोशल एक्टिविटी है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हिंदी में बोलें तो प्रबंध क्या है? एकल गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, समूह गतिविधि, या मैं कहूं सामूहिक गतिविधि या आर्थिक गतिविधि। तो इसका आंसर बनने वाला है ग्रुप एक्टिविटी। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे मैनेजमेंट के, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। समझना, प्रबंध जो होता है ना, एक सामूहिक गतिविधि होती है। कोई एक व्यक्ति मिलकर किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को डील नहीं करता है, टोटल लोग मिलकर ऐसा टीम वर्क में काम करते हैं, इसीलिए यह ग्रुप एक्टिविटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर। राइट, यानी कि प्रबंध का वह कौन सा स्तर है जो मजदूर या श्रम से संबंधित है, तो ये आता है लोअर लेवल। राइट, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। याद रखना, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि निम्न में से कौन सा है जो कि प्रबंध की विशेषता नहीं है। देखिए, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, यानी कि पैसा है। इंडस्ट्री जो है, ये जो है ना, ये प्रबंध का गुण नहीं होता है, प्रबंध की विशेषता नहीं होती है, यानी कि उद्योग यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है। बाकी ग्रुप अचीवमेंट, डायनामिक प्रोसेस, है ना, ये जो सारे हैं, ये सारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है? अगर आपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की विशेषता अगर आपने पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि भाई प्रबंध क्या है? कला है। प्रबंध साथ ही साथ एक विज्ञान भी है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट बनने वाला है, कला और विज्ञान दोनों ही। राइट, ये तो पैसा भी है। राइट, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है और ये आ जाता है इसकी नेचर में। राइट, तो करेक्ट आंसर अगर यहाँ पे बनने वाला है तो वो बनने वाला है कला और विज्ञान दोनों। तो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो याद रखना, जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आती है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध की जहां पर भी बात आती है, तो वहां पर जो नाम आता है वो आता है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। याद रखना, एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के रूप में भी जाना जाता है ना, एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में भी जाना जाता है, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांतों का विकास किसने किया, राइट, या प्रतिपादन किसने किया, तो नाम आता है एफ.डब्ल्यू. टेलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनता है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दोनों ही केसेस में फिर से सुनना कि अगर क्वेश्चन बनता हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या सिर्फ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीनों ही केसेस में आपको नाम लिखना है हेनरी फेयोल, राइट। तो हेनरी फेयोल इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन आंसर बनेगा हेनरी फेयोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, यानी कि ये जो दिए गए हमें हैं चार ऑप्शंस, इन चार ऑप्शन में हमें उस प्रिंसिपल और सिद्धांत की पहचान करनी है जो हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो डिवीजन ऑफ वर्क, ये भी हेनरी फेयोल का सिद्धांत है, यूनिटी ऑफ ऑर्डर भी हेनरी फेयोल का सिद्धांत है, लेकिन जो यहां पर तीसरा ऑप्शन देके रखा है मेंटल रेवोल्यूशन, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है, राइट। ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है और हेनरी फेयोल के जो सिद्धांत है वो बिहेवियरल है, राइट। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानसिक क्रांति। याद रखना, एक क्वेश्चन भी आता है ना, मानसिक क्रांति से क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रेवोल्यूशन, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। सो इसे भी आप बेहतर तरीके से कवर कर ले, नहीं आता तो डोंट वरी, मैं इससे भी रिलेटेड कई सारे कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और जो कई बार पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की है ना पॉसिबिलिटीज बनती है, मैं उनका भी वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली बार जब भी मैं कोई एक वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और दिया है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। यह भी हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित ही नियम है। तो एक ए बी डी ये तीनों ही हेनरी फेयोल ने दिए थे, लेकिन सी जो था यह एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ फोकस ऑफ स्टडी बाय टेलर, राइट, यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं या जो भी उसने स्टडी करी है मैनेजमेंट से रिलेटेड, उस स्टडी का जो मेन फोकस था वो था लेबर, राइट। आप जब भी आप साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको लेबर यानी कि श्रम ही देखने को मिलेगा, राइट। फैक्ट्री से रिलेटेड बात की जाएगी और उसका रीजन ये है कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर था इसने अपने करियर की स्टार्टिंग भी एक लेबरर से ही की थी, एक मजदूर से ही की थी। और एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा फोकस था कि जो लेबरर है, जो मजदूर है, उनसे बेहतर से बेहतर कैसे काम करवाया जा सके। और एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो सिद्धांत हैं इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं, जितने भी सिद्धांत दिए हैं, उसने एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उनको प्रतिपादित यानी कि प्रोपाउंड किया है, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, यूज्ड इन बिजनेस ओनली, क्या प्रबंध के सिद्धांत सिर्फ व्यवसाय में लागू होते हैं, या दृढ़ होते हैं, या स्पेसिफिक गाइडलाइंस यानी कि विशिष्ट दिशा निर्देश होते हैं। सो यहां पर करेक्ट आंसर जो बनने वाला है वो बनने वाला है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, राइट। यानी कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो चाहे बिजनेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, या हमारी छोटी से छोटी दुकान हो, या यहां तक कि हमारी जो कुछ जो फैमिली से रिलेटेड कुछ इवेंट्स जो हम करते हैं वहां पर भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर उस जगह पर काम करेंगे जहां पर लोग मिलजुल कर काम करते हैं, एक टीम के रूप में जहां पर काम किया जाता है, जहां पर कलेक्टिव एफर्ट किया जाता है, वहां पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, राइट। इसीलिए यहां पर करेक्ट जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं, स्टैटिक, स्थैतिक, यानी कि क्या इनमें परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, तो ये तो परिवर्तनशील होते हैं यानी कि डायनामिक होते हैं, राइट। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट बनने वाला है। रिजिड का मतलब था दृढ़, जिसमें परिवर्तन ना आए। स्टैटिक का मतलब भी जिसमें परिवर्तन ना आए। एग्जैक्ट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इनमें परिवर्तन नहीं आता है।
अगर हिंदी में बोले तो जैसे स्थिर, कठोर, सटीक, ये कैसे, इनमें परिवर्तन नहीं होते हैं। बट मैनेजमेंट की जो नेचर है ये डायनामिक होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंतर्गत हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, मानवीय जो व्यवहार होता है, वो समय के साथ परिवर्तित होता जाता है, और व्यवहार, मानवीय व्यवहार में परिवर्तन के कारण प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनमें भी परिवर्तन आता है, और इसीलिए मैनेजमेंट के जो रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं वो गतिशील होते हैं, डायनामिक होते हैं, टाइम के साथ इनमें परिवर्तन किया जाता है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंट आर, यानी कि जो सामाजिक वातावरण है इसके तत्व हैं कौन कौन से। सामाजिक वातावरण में प्रथा, परंपरा, सामाजिक अपेक्षा की अगर बात करें तो इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल एक्सपेक्टेशन, ये सारे के सारे सोशल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि है ना, ये सभी। तो यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा फोर्थ वाला, ये है आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिकल कंडीशन रिलेट्स विद, तो भौगोलिक स्थिति किससे संबंधित है। तो भौगोलिक स्थिति का जो संबंध होता है वो होता है फिजिकल एनवायरनमेंट से। हिंदी में अगर इसको बात करें तो इसको कहते हैं भौतिक वातावरण। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये जो नीतियां थी ये गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में लागू की गई थी। तो करेक्ट इसका आंसर बनने वाला 1991, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट इज, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। तो बिजनेस के जो एनवायरमेंट होते हैं जनरली दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है वे घटक या वे फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, जो बिजनेस के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बिजनेस के द्वारा बनाए गए रूल्स, पॉलिसीज, बिजनेस के द्वारा यूज की जाने वाली मशीन, यानी कि जितना, या ह्यूमन फैक्टर्स, जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में जो फैक्टर्स आते हैं वे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो यहां पर अगर आंसर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो पहला ऑप्शन दिया, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है ना, कंपनी बनाती है, ब्रांड भी कंपनी बनाती है। ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं भाई कंपनी में किसको क्या काम देना है, किसको कंपनी में काम पर रखना है, किसको नहीं रखना है ना, ऑल दीज आर डिसाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। सो यहां पर आंसर बनने वाला है ऑल ऑफ दीज, ये सभी, राइट। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल आर द एलिमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि ब्याज की दरें, मुद्रास्फीति इत्यादि जो होते हैं यह इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, राइट। ये या मैं कहूं कि ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी, है ना, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज अ केज टू कैच द फ्यूचर, हु सेड दिस। ये प्लानिंग की एक डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को दिया है एलन ने, राइट। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसको एक बार पढ़ के चले जाना, है ना। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये देखने को मिलेगा तो आई एम डैम श्योर आप आराम से इसका आंसर कर दोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज, है ना। एलिमेंट का मतलब था तत्व, यानी कि प्लानिंग कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनती है। तो भाई प्लानिंग की अगर बात करें तो टारगेट, पॉलिसी, रूल्स, ये सभी जो है ना, गोल, है ना, प्रोग्राम, ये सारे क्या है, ये प्लानिंग के ही क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, वो भी किसके हैं, एलिमेंट होते हैं, प्लानिंग के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो नियोजन का एक तत्व है, तो इनमें से ये जो तीनों है, लक्ष्य, नीतियां और नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज विच स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम पढ़ चुके थे कि भाई प्लानिंग जो है ना वो मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेप है, राइट। और जो लास्ट की बात करें तो लास्ट कौन सी है, कंट्रोलिंग, राइट। तो यहां पर आंसर बनने वाला है फर्स्ट, है ना। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्टिव शुड बी, एक ऑब्जेक्टिव, यानी कि जब भी आप अपनी कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य तय करते हो तो वह उद्देश्य कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवहारिक। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो कि फिजिबल हो, जिसे हम इजीली अचीव कर सकें, राइट। हम जो भी ऑब्जेक्टिव बनाएं वह प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अचीव करना पॉसिबल होना चाहिए, राइट। तो एक ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लानिंग रिड्यूसेस, प्लानिंग जो है, नियोजन जो है वो
कम करता है? किस चीज को कम करता है? कार्य को कम करता है, श्रम को कम करता है, प्रक्रिया को या निश्चितता को कम करता है? तो सी प्लानिंग, अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि एलन ने दी थी, और एलन ने कहा था कि भाई जो प्लानिंग है, राइट है, प्लानिंग इज अ केज, यानी कि पिंजरा है, टू केज द फ्यूचर, यानी कि भविष्य को पकड़ने का पिंजरा है। इट मीन्स कि फ्यूचर एक अनसर्टेन होता है, कल क्या होने वाला वी डोंट नो, राइट, किसी को नहीं पता है। लेकिन प्लानिंग के माध्यम से हम कल यानी कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज है, अनिश्चितताएं, उन अनसर्टेनिटीज को काफी हद तक क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पर बनने वाला है अनसर्टेनिटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल इंटर रिलेशनशिप डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड, यानी कि कार्य की प्रक्रिया के दौरान स्वतः अपने आप ही जब कोई सामाजिक अंतर संबंध जो विकसित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखो आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और एक अनौपचारिक। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, या मैं कहूं जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है, या हमारे काम के दौरान स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली बन जाती है, क्योंकि फ्रेंडशिप या मैं कहूं सेम जो हमारी जो इंटरेस्ट होती है, प्रेफरेंसेस होती है, उनके बेस पर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो अगर बात करें इसके आंसर्स की, तो इसका आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीमेरिट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि जो अनौपचारिक संगठन होता है इसकी क्या कमी होती है, इसमें क्या दोष है? ठीक है, तो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, देखो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये फ्रेंडशिप के बेस पर बनता है, स्पॉन्टेनियसली बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है ना, क्विक कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होता है ना, क्विक कम्युनिकेशन भी इसमें होता है, ये इसका मतलब एडवांटेज है। ये दोनों क्या है, इसके एडवांटेज है। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ये भी इसका एडवांटेज है, लेकिन ना अनस्टेबल एंड अनक्लियर, ये जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये इसकी डिसएडवांटेज कहलाती है, डीमेरिट्स कहलाती है, ठीक है। क्योंकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है एक अस्थिर होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। इसमें रूमर्स फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अनस्टेबल होता है, राइट। ये इसका एक डीमेरिट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कलोड इज रिड्यूस्ड बाय डिलीगेशन ऑफ। डिलीगेशन का मतलब होता है कार्यभार अंतरण करना, हस्तांतरण करना, यानी कि अगर हम अपने कार्य को हस्तांतरित करते हैं तो कार्य को हस्तांतरण या डिलीगेशन के द्वारा जो कार्य लोड है, वर्कलोड है, वो कम होगा। तो डिलीगेशन से किसका वर्क लोड कम होगा? तो यहां पर वर्क लोड कम होने वाला है जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनका, राइट। हायर जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है उसका थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट करते हैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है ताकि हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में क्या क्या कर सकें, इकोनॉमी ला सकें, मित व्ययता ला सकें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें कम से कम लागत पर, राइट, खर्चा कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे रखा है, व्हाट कैन बी डिलीगेटेड, यानी कि किस चीज को हम अंतरण कर सकते हैं, या मैं कहूं किस चीज को हम हस्तांतरित कर सकते हैं, राइट, डिलीगेट कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी याद रखना डिलीगेट नहीं की जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग एक जैसे होते हैं। तो आपको जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी आप किसी और के ऊपर टाल नहीं सकते, ठीक है, किसी और पर नहीं लाद सकते, लेकिन हाँ अधिकारों को क्या किया जा सकता है, डिलीगेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर बनने वाला है वो अधिकार, अथॉरिटीज। तो अथॉरिटीज कैन बी डिलीगेटेड, राइट, और इसीलिए आपने टॉपिक पर पढ़ा होगा डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट, अधिकारों का अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इज अ सोर्स ऑफ विच रिक्रूटमेंट। देखो हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा था, रिक्रूटमेंट के हमने सोर्सेस पढ़े थे। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो जो रोजगार कार्यालय होते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ट्रेनिंग गिव्स एम्फेसिस ऑन। जो ट्रेनिंग मिलती है ना कंपनी में या जॉब पर, तो उस ट्रेनिंग का जो उद्देश्य होता है या फोकस होता है वो कहां पर होता है? थियोरेटिकल नॉलेज पर, ऑलराउंड नॉलेज पर, जनरल नॉलेज पर, या प्रैक्टिकल नॉलेज पर? सी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब था कि किसी एक पार्टिकुलर काम को कैसे किया जाए, ठीक है, उसको सिखाना ट्रेनिंग कहलाता है। तो ट्रेनिंग जो होती है ना एक स्पेसिफिक या मैं कहूं जॉब ओरिएंटेड होती है ना, स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड होती है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो मेन फोकस दिया जाता है वो दिया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर, राइट। तो करेक्ट आंसर बनने वाला है इसका ऑप्शन नंबर डी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफिंग इज रिलेटेड विद, यानी कि जो नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण का संबंध किससे होता है? तो हम नियुक्ति किसको करते हैं, यानी कि कंपनी में काम पर किसको रखते हैं? तो इंसानों को, ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर बनने वाला है इसका ह्यूमंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफिंग इज, नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण क्या है? प्लानिंग, तो प्लानिंग तो है ही नहीं, कंट्रोलिंग नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि भाई स्टाफिंग की तरह प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। लेकिन स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है? नियुक्तिकरण का मतलब होता है कि हमारी कंपनी में जो वैकेंट पोजीशन है, खाली जो पद पड़े हैं, इन खाली पदों को एक योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति से भरना ही क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण कहलाता है। तो नियुक्तिकरण की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिएगा। नियुक्तिकरण का आशय है व्यवसाय में खाली पड़े पदों को योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति से भरना। इसका आंसर स्टाफिंग इस, इसका आंसर बनने वाला है एम्प्लॉइंग पीपल ऑन जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स, है ना, यानी कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया की बात करें तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में किस चीज को अपनाया जाता है? तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है ना भर्ती से, जहां पर फिर होता है चयन, फिर होता है पदोन्नति, यानी कि ये जो सारे के सारे इसके, है ना, स्टेप्स हैं, राइट, इन सभी को स्टाफिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बनने वाला है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन आर, मोटिवेशंस की बात करें तो देखो मोटिवेशन बेसिकली दो प्रकार से होता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है, तो यानी कि मौद्रिक और अमौद्रिक, या मैं कहूँ गैर मौद्रिक, तो ये भी इसका एक सोर्स है, और गैर मौद्रिक जो है ये भी इसका एक सोर्स है। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन बनने वाला है वो बनने वाला है सी, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि निर्देशन का एक तत्व है, कौन सा है जो इसमें है ना निर्देशन का तत्व है? सो जो डायरेक्टिंग होती है ना, डायरेक्टिंग के बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं। एक होता है सुपरविजन, एक होता है लीडरशिप, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है कम्युनिकेशन। हिंदी में बात करूं तो पर्यवेक्षण, नेतृत्व, है ना, अभिप्रेरण, और एक होता है संप्रेषण, राइट। सो यहां पर ये जो 3 ऑप्शन देके रखे ए बी सी, राइट, ये तीनों की तीनों ही जो है एलिमेंट है डायरेक्शन के, इसीलिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन कमेंस फ्रॉम, कमेंस का मतलब था स्टार्ट होना, शुरू होना ना, बिगिन। तो निर्देशन की शुरुआत कहां से होती है? तो निर्देशन की स्टार्टिंग की बात करें तो ये जो मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल है यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक डायरेक्शन पहुंचता है, फिर यहां से नीचे की तरफ, और यहां से इस तरह से जो बॉटम लेवल है वहां तक पहुंच जाता है, राइट। तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है, राइट। इट मीन्स कि यह हमेशा टॉप लेवल से स्टार्ट होता है, फिर ना टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल जो मैनेजमेंट होता है उसे डायरेक्ट करता है, और इस तरह से यह प्रोसेस आगे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपरवाइजर इज मैनेजर ऑफ, जो सुपरवाइजर होता है यह लो लेवल, या मैं कहूं लोअर मैनेजर होता है ना, लो लेवल मैनेजर होता है, तो यहां पर आंसर है इसका लोअर लेवल, निम्न स्तर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अफेक्टेड बाय मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरण से किस चीज को प्रभावित किया जाता है? तो मोटिवेट, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेट जब हम करते हैं तो उसका जो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि ये लोगों के दिमाग पर असर करती है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो ऑप्शन है डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी होता है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए देखो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, है ना, मतलब आज हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी वो आज ही हमें डिलीवर करना है। अगर आज जो इन्फॉर्मेशन देनी अगर वो कल आई हमारे पास तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो डिलेड इन्फॉर्मेशन इज यूजलेस फॉर अस। इसी के बाद अगर बात करें रिस्पॉन्सेस की, अगर हमने किसी से को कोई क्वेश्चन दिया है या किसी प्रकार का कोई हमने कम्युनिकेशन किया है तो उधर से हमारे पास क्या आना चाहिए? जवाब आना चाहिए, राइट। तो रिस्पॉन्स भी इसका एक क्या है भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, यानी कि ये जो चारों दिए थे ये चारों के चारों ही अनिवार्य होते हैं, ये सभी इसका आंसर बनने वाला है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव इज बेस्ड अपॉन, तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव का हम सिलेक्शन करते हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन अल्टरनेटिव्स का हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। किसका इवैल्यूएशन करते हैं? अल्टरनेटिव का, राइट। तो यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज एन, यानी कि जो कंट्रोल यानी कि नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, नियंत्रण की प्रक्रिया कैसी है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से सतत प्रक्रिया है, तो करेक्ट आंसर यहां बनने वाला है कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल इज रिलेटेड टू, कंट्रोल का संबंध किससे होता है? सी कंट्रोल का यानी कि नियंत्रण का संबंध परिणाम से होता है,
हम कंट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट था हमारा वो हम अचीव कर सके, जैसा हम चाहते थे वैसा काम हो सके ना, कार्य बेहतर ना, दूसरा है वर्क यानी कि कार्य अच्छे से हो सके, एफर्ट्स हमारे जो एफर्ट्स है वो सही हो सके। कुल मिलाकर ABC ये चारों के तीनों के तीनों ही जो है ना, इनसे रिलेट करता है कंट्रोल। तो यहां पर करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है भाई, कंट्रोल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि नियंत्रण जो है संगठन का कार्य है। तो नियंत्रण जो है संगठन का कैसा कार्य है? क्या ये फॉरवर्ड लुकिंग है या बैकवर्ड लुकिंग है या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग है या नन ऑफ दीज है? सो सी समझना, देखो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग से, यानी कि नियोजन से। राइट, प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं नियोजन। और इसके बाद जो एंड होता है, अगर एंड की बात करें तो ये होता है कंट्रोलिंग से। राइट, यानी कि नियंत्रण से। अब ये जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लानिंग जो होती है ना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, यानी कि ये होती है फॉरवर्ड। कैसी होती है? फॉरवर्ड लुकिंग। राइट, वहीं पर मतलब प्लानिंग में हम ये तय करते हैं, प्लानिंग की अगर डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आप प्लानिंग आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो, तो प्लानिंग क्या है? थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक, कुछ भी काम करने से पहले उस काम के बारे में सोचना समझना ही तो प्लानिंग कहलाता है, नियोजन कहलाता है। कल हम क्या काम करने वाले हैं उसके बारे में आज ही हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यही तो प्लानिंग है। तो प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे की तरफ देखते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। वहीं पर कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? जैसे हमने एक टारगेट रखा कि भाई कल हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी लोग काम करते हैं पर व्यक्ति कल कितनी कुर्सी बनाएगा? 10 कुर्सी बनाएगा। फिर जब हमारा काम खत्म होगा तब हम एक्चुअल रिजल्ट को क्या करेंगे? हमारे डिजायर्ड जो रिजल्ट था, ठीक है, इससे चेक करेंगे। मान लीजिए हमने चेक करा कि भाई हमारे पास में, हमने बोला था टारगेट था कि 10 कुर्सी बनाएंगे, बट कुर्सी हमारे पास यानी कि काम हमारे पास हुआ कितना? 8 का। तो एक्चुअली हमें हमारे पास काम कितना कम हुआ? 2। ठीक है, ये हमारा 2 डेविएशन आ गया। तो कुल मिलाकर हम ये चेक करेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस के माध्यम से कि जैसा हमने प्लानिंग करा था क्या वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, और नहीं हो रहा है तो क्या डेविएशंस आ रहे हैं, क्या विचलन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और उन डेविएशंस को करेक्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह के डेविएशंस क्रिएट ना हो। बस इस प्रोसेस को ही कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो कंट्रोलिंग जो होती है ना, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग होती है। राइट, कैसी होती है? बैकवर्ड लुकिंग ओरिएंट है ना, बैकवर्ड लुकिंग होती है। सो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज। अब ये तो कई बार पढ़ चुके हैं हम कि भाई जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करें तो मैनेजमेंट फंक्शंस का जो लास्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का जो लास्ट फंक्शन है वो होता है कंट्रोलिंग। राइट, तो पहला होता है आपका प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा इसमें दिया नहीं है डायरेक्टिंग, एंड द फिफ्थ वन इज controlling. Right, so the process of management starts with planning and it ends with controlling. Right, so option number C is the correct option right here. Next question है, the cheapest source of finance is, यानी कि वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है। राइट, तो मैं समझते हैं इसको। देखो, जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो पैसों की व्यवस्था करने के लिए आप ये चेक करते हो कि सबसे कम ब्याज दर पर या ऐसी कौन सी जगह जहां पर आपको सबसे कम रिटर्न देकर आपको पैसों की व्यवस्था हो सके। राइट, तो अगर जो ऑप्शंस दिए ना, ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, समतांश, ये है प्रीफरेंस शेयर। राइट, ऑप्शन हिंदी में आ गया वो, क्लियर। तो ये तीसरा जो है इंग्लिश में प्रीफरेंस शेयर है ना, और एक आ गया रिटेन अर्निंग। तो इन 4 ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे सस्ता जो आपको पड़ने वाला है वो है रिटेन अर्निंग्स। सी रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है कि भाई मान लीजिएगा आपकी कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, 100 में से आपने 80 रुपए का करा एज अ डिविडेंड, यानी कि लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करा, 20 रुपए बचा लिए फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, है ना, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो ये जो 20 रुपए आपने बचाया, राइट, प्रॉफिट, इसको रिटर्न वापस से आपने क्या करा, कंपनी में ही क्या कर दिया, रिटर्न लगा दिया। तो ये जो रिटेन अर्निंग होती है ना, ये सबसे सस्ता पड़ता है। इसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन है, मान लीजिए अगर आप रिटेन अर्निंग पर नहीं जाना चाहते हो तो इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास आ सकता है डिबेंचर, ऋण पत्र, यानी कि सबसे सस्ता आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके बाद सस्ता पड़ता है डिबेंचर्स, ऋण पत्र, उसके बाद पड़ते हैं आपके प्रेफरेंशियल शेयर, और सबसे महंगा कॉस्टलीस्ट अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ फाइनेंस की, कॉस्टलीस्ट, ध्यान से सुनिएगा, कॉस्टलीस्ट यानी कि सबसे महंगे स्रोत की मैं बात करूं तो वो आता है इक्विटी शेयर। राइट, इक्विटी शेयर जो होता है यह सबसे महंगा स्रोत होता है फाइनेंस का।
राइट। सो यहां पर जो ऑप्शन बनने वाला है चार में से, वो ऑप्शन नंबर बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ना ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का संबंध किससे होता है? तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का संबंध जो होगा वह फाइनेंशियल एक्टिविटीज से होगा, यानी कि वित्तीय गतिविधियों से होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड फॉर। सी कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बेसिकली दो प्रकार की होती है ना। कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और फिक्स्ड कैपिटल का इस्तेमाल फिक्स्ड असेट्स को खरीदने में किया जाता है। और जो वर्किंग कैपिटल होती है इसका इस्तेमाल हमारी जो बिजनेस की डे टू डे रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, या फिर जो हमारी करंट लायबिलिटीज है, ठीक है, उनका रीपेमेंट करने में वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल होता है। सो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। सो फिक्स्ड कैपिटल का हिंदी अर्थ होता है स्थिर पूंजी। क्या होता है? स्थिर या स्थायी पूंजी। स्थिर बोल दूं या स्थायी बोल दूं, राइट, दोनों का मतलब एक ही है। तो स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है जो हमारी स्थायी संपत्तियां होती है। कैसी? स्थायी संपत्तियां होती है, उनको खरीदने के लिए, राइट। तो यहां पर करेक्ट आंसर बनने वाला है परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फंड। तो लॉन्ग टर्म फंड में किसको शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इक्विटी शेयर हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ, लॉन्ग टर्म लोन्स हुए, ये सारे दीर्घकालीन होते हैं। लेकिन जो डिविडेंड है, लाभांश है, ठीक है, ये हमारा जो है यह फंड का पार्ट नहीं होता है। दरअसल डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया, ठीक, उस प्रॉफिट को ही क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है, लाभांश कहा जाता है। सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे रखा है वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर, राइट। तो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल यानी कि कार्यशील पूंजी का उपयोग कहां किया जाता है? तो चालू दायित्वों को पेमेंट करने के लिए, यानी कि पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, है ना, चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए या मैं कहूं कार्यशील पूंजी का उपयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग इज। ठीक है, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग को हिंदी में कहते हैं विपणन। विपणन क्या होता है? विपणन की बात करते हैं क्या है? परचेस ओरिएंटेड होती है, सेल्स ओरिएंटेड होती है, कस्टमर ओरिएंटेड होती है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। तो समझना जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है यह ग्राहक उन्मुख होता है, यानी कि कस्टमर ओरिएंटेड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ प्रोडक्ट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स, है ना, यानी कि कोई भी एक जो वस्तु है जो आप खरीदते हो उसको पहचाना जा सकता है। किसकी पहचान से? देखो, आप किसी भी प्रोडक्ट को उसके पैकेजिंग, ब्रांडिंग या उसकी लेबलिंग से पहचान सकते हो, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिकली आइडेंटिफाइड की बात करी गई है ना, तो यहां पर क्वेश्चंस को क्या कहेगा? यूनिकली आइडेंटिफाइड। तो जब भी ये वर्ड लग गया ना, तो यहां पर आंसर इसका बनने वाला ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ वस्तु के पैकेज ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम इंस्टेंटली उस प्रोडक्ट को नहीं पहचान सकते ना, लेकिन जब भी हम किसी प्रोडक्ट का ब्रांड देखते हैं, उसका ट्रेडमार्क देखते हैं, उसका लोगो देखते हैं, तो इजीली हम उस प्रोडक्ट को रिलेट कर पाते हैं, इजीली उसको हम पहचान पाते हैं, राइट। तो ब्रांडिंग यहां पर करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग इज या आर। तो पैकेजिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग एक प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, राइट। तो पैकेजिंग की जाती है ताकि प्रोडक्ट को सुरक्षा मिल सके, यानी कि सिक्योरिटी मिल सके, फैसिलिटी, प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी हो, साथ ही साथ उसका विज्ञापन भी किया जा सके। सो ऑल दीज ए बी सी आर द फंक्शंस ऑफ packaging. So here the correct answer is going to be option number D. All of these are the functions of पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग इज, यानी कि फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग नाम की किताब किसने लिखी है? इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर का नाम है प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका करेक्ट नाम है स्टैंटन, राइट। तो प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन इज द ऑथर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज। किसी भी वस्तु की कीमत को तय करने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट की सप्लाई, उसकी लागत, मतलब डिमांड, कॉस्ट, उसकी डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि ऑप्शन दिया है डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1986, ऑप्शन नंबर सी।
इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है ना, या हम कहें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। हिंदी में बात करें तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फोरम इज फॉर्म्ड बाय। जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता फोरम होती है, उपभोक्ता फोरम की बात करें तो भारत में 3 त्रिस्तरीय है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। तो जो नेशनल फोरम होती है यानी कि केंद्रीय स्तर पर होती है, इसकी